मेरा नाम रोशनी है। मेरे 3 भाई थे और मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर में सबकी लाडली थी। मेरे बड़े भाई की शादी 6 साल पहले गाँव के मुखिया की बेटी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लगता ही नहीं था कि वह दूसरे घर से आई है। दिन हँसी-खुशी गुजर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर से आसमान टूट पड़ा था। मेरे बड़े भाई, जो कि शहर में काम करते थे, घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और भाभी शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी और तब से आज तक हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। भाभी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात और ना ही हम लोगों के साथ बैठती उठती, बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती। आज दोपहर पड़ोस की एक औरत घर आई और माँ से कहने लगी कि अब छोटे लड़के की शादी कर दो, इसी बहाने घर में रौनक आ जाएगी और हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाए। माँ ने उनके कहने पर छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और अच्छा घराना ढूंढकर उसकी शादी कर दी। लेकिन शादी की रात ही भाभी, आज सुबह से ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 10 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले यही वक्त था जब छोटे भाई की पहली शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश होकर मज़े कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनाई दी और फिर जो हुआ उसने हम सब घर वालों को दिल दहला कर रख दिया था। हमारी प्रिय भाभी जी को हम इस कदर प्यार से शादी करके घर लेकर आए थे और वह अपने कमरे में हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। प्रिया भाभी बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी शायद मैं लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकती। बस इतना समझ लीजिए, जो कोई उन्हें देखता, दाँतों तले उँगली दबा लेता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात को ही भाभी मर जाएगी। अगर भाभी के घर वालों से हमारी रिश्तेदारी न होती, तो प्रिया के माता-पिता हम लोगों पर केस करवा देते, क्योंकि प्रिया भाभी के चीखने की आवाज़ बता रही थी कि वह किस कदर तकलीफ में रही है। प्रिया भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुँह से झाग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वह ना तो सिर्फ़ नरम दिल इंसान थे, बल्कि बहुत शरीफ़ इंसान भी थे। कुछ वक़्त भाभी का शोक मनाने के बाद एक बार फिर हमने भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, यह लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन उनका खानदान बहुत अच्छा था। मेरी भाभी रूपाली को जो कोई भी देखता, तो वह उन्हें देखता ही रह जाता। भाभी बहुत हसीन थी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात रूपाली भाभी इस ज़िंदगी से नाता तोड़कर हम सब से बहुत दूर चली जाएँगी। आखिर प्रिया भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। जब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, क्योंकि हमारी पिछली तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई राज था और अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चल पाया था कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन एक जैसी मौत होने की वजह से तो साफ ज़ाहिर है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। वह तो लोगों की शराफ़त थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया है, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। रूपाली को हम अपने खानदान से ही ढूँढ कर लाए थे। रूपाली के माँ-बाप गरीब थे, लेकिन रूपाली के लिए बहुत अच्छे-अच्छे घरों के रिश्ते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार थे, मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में सोच लिया कि रूपाली भाभी के साथ वह सब नहीं होने दूँगी, जो मेरी पहले की भाभियों के साथ हुआ था। जैसे ही भाभी विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही, 1 मिनट को भी नहीं हटी। मैंने रूपाली के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए, तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वह बहुत डरी-सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती, तो वह जवाब दे देती, लेकिन उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, "आज रात मैं आपके पास ही रहूँगी, क्योंकि हमारी पिछली भाभियों के साथ जो हो चुका था, तुम्हारे साथ नहीं होने दूँगी।
यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में पूछा कि क्या हुआ था आपके पिछली भाभीियों के साथ। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वह किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद जब भाई आए तो माँ ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। बोली पति पत्नी के मामले में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से ही लड़ पड़ी। माँ आप नहीं जानती क्या पिछली भाभीियों के साथ क्या हुआ है। इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है कि हमारे जागने से और मेरे यहाँ रुकने से क्या पता यह घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी बात पर माँ सोच में पड़ गई। सच तो यह है कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को तुम्हारी जरूरत पड़े। मुझे खुद ही ये बात समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यही रुको। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। रूपाली मुझसे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नजर सामने वाले कमरे में पड़ी। जब मुझे एक साया नजर आया, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने जा रहा है। मैंने दिल में सोचा कि आगे खड़ा यह शख्स जिसका साया पड़ रहा था, वह भी काले रंग के लिबास में था और उसका कद काफी ऊंचा लग रहा था। यह देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वह शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने चीखें मार दी और भाई को उठा दिया। भाई, वह भाभी को मारना चाहता है। मैं पागलों की तरह चीख चीख रही थी। भाई की एकदम से उठकर खड़े हो गए और कहा कि वह कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो। तो मैंने भाई से कहा कि भाई, वह सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर की तरफ आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते। इसी अफरा तफरी में रूपाली भी उड़ गई थी। वह भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस हाल में क्या करा जाए। अब सिवाय उसका कातिल के इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब भाई ने अक्लमंदी यह दिखाई कि छोटे भाई को फोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है। हो सकता है कि वह कोई चोर हो, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो हम बाहर आएंगे। घर के और लोग और बाकी के रिश्तेदार डरते डरते आए। फिर सबने घर में रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी आंखों से उस शख्स को अपने कमरे की तरफ आते देखा था, मगर किसी को न पाकर अब सारे ही मुझे शक की नजरों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब हमें क्या नींद आनी थी। रात के 4 बजे का वक्त था। मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी। रूपाली भी बहुत हैरान परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए और सादे कपड़े पहनकर मेरे साथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वह हमेशा यकीन करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने। लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात मान लेती थी। बोली, बेटी अगर तुमने किसी को देखा है तो लाजमी नहीं है कि वह इंसान हो, वह कोई शैतान भी तो हो सकता है, कोई दूसरी शक्ति भी तो हो सकती है। माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ की बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि शैतान इंसान की शादियां रुकवाने के लिए
तरह-तरह की तरकीबें करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई शैतान आशिक हो, मैंने दिल में सोचा, और इसी वजह से भाई की दोनों बीवियां मौत के घाट उतारी जा चुकी थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर किसी चीज का साया हो सकता है। हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वह काफी सारे बाबाओं और तांत्रिकों को जानती थी। अगले दिन माँ और मैं उनकी सहेली के घर चले गए, और वह हमें वहां से एक बाबा के दरबार में ले गई। थोड़ी देर तक हम बाहर बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुलाया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगे कि तेरे घर पर काली डायन का साया है। माँ और मैं यह सुनकर हैरान हो गए थे। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया, वह सब सच था। भाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बाबा की बात सुनने के बाद माँ बाबा के पैर पड़ने लगी। वह कहने लगी, बाबा जी, मुझे इसका कोई उपाय बताएं। मेरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए। वह बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है। माँ की बातें सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें जाप करने के लिए मंत्र बता रहा हूँ। और कहने लगे कि यह कोई मामूली मंत्र नहीं है। इसको लगातार 1 हफ्ते तक पूरी पूरी रात जाग कर इसका जाप करना होगा। तभी तुम्हारा बेटा उसके साय से बच पाएगा। और अगर एक दिन भी नागा हो गया, तो फिर मंत्र जाप दोबारा से शुरू करना होगा। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए, और घर आकर माँ सबको बाबा की कही हुई बात बताने लगी। माँ ने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जाप करने के लिए तैयार कर लिया था कि वह आज रात से ही मंत्र जाप शुरू करेगी। मगर मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आप रात भर कैसे जागोगी? आपका तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है। आपको तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और आपके लिए रात की नींद पूरी करना भी बहुत जरूरी है। यह सुनकर सबकी नजरें बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को विधवा हुए तकरीबन 5 साल बीत चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई इस दुनिया से गए थे, भाभी बहुत संजीदा हो गई थी, बहुत कम बात करती थी, ज्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती, और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे खानदान में उनकी इज्जत इस तरह थी जैसे किसी बड़े बुजुर्गों की होती है। माँ की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नतें की, भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस मंत्र जाप को कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की पत्नी शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहली रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया, और वह यह मंत्र जाप करने के लिए तैयार हो गई। मगर मंत्र का जाप करने के लिए पूरी रात जागना होता है। काफी मुश्किल और कठिन समस्या थी। भाभी घर पर कार्य भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया भाभी पर घर के काम-काज का बोझ कम कर दिया गया, ताकि वह रात को बैठकर आराम से मंत्रों का जाप कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती, जो घर का सारा काम करके चली जाती थी, जिसने हमारे दोनों भाइयों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने-अपने कमरे में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं किया। क्या वह परेशान थी या हमसे नाराज थी? शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उन्हें पसंद नहीं हो, मगर हम उनका सीरियस रवैया देखकर काफी परेशान हो गए। मैं कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, और मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे आमतौर पर जल्दी नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं बार बार करवट बदलती, कभी जी चाहता कि बाहर से पानी पी लूं। कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त हो गया, और मुझे नींद न आई। थक हार कर मैं कमरे से चुपके से निकलकर आगे बढ़ने लगी। मैं किचन में जाकर कुछ खाने की चीज लाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, और अगर कुछ हुआ तो मैं कहीं फंस न जाऊं। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई, जब मुझे लगा कि रूपाली भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है।
इसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज थी। यह देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। वह इंसान भी यूं ही बैठा रहा। कुछ गलत होने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यही मैं चीख मारती तो वह आदमी पहले की तरह चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई। कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर उसके दरवाजे को कुंडी लगा ली और आहिस्ता से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे आदमी को अंदाजा न हो जाए कि यहाँ के घर वाले जाग गए हैं। बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़ गई, उनको ढूंढने लगी, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वह कहीं बाहर गई होगी। मेरा मेरी तरह इनका भी दिल होगा कि बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा लूं। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फोन से अपने छोटे भाई को फोन मिलाया, जो रात को आमूमन देर तक जागता रहता था। इस वक्त भी वह शायद पढ़ रहा था। उसने फौरन ही फोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे पूरा माजरा समझाया। यहाँ सुनते ही वह कमरे से निकल गया। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारे गैलरी में लाइट जल गई। अभी मेरे छोटे भाई की चीखने की आवाज आई। वह कह रहा था कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। भाई की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर वह आदमी मौजूद था। वो वहीं पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। क्या पता अचानक मेरे भाई पर हमला ही कर दे। मगर हमारी हेल्थ की इम्तिहा तो उस वक्त हुई जब उस आदमी ने कुछ न किया और सिर झुकाकर वहीं बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने उसकी चादर खींची, हम सब की तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी थी। भाभी ने हैरत से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना कोई मंत्र जाप कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी के पास रखी टोकरी को भाभी छुपा रही थी, जैसे वहां हमसे कुछ छुपाना चाहती हो। रात के इस लम्हे तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन से मंत्रों का जाप कर रही हो? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा कि आपने तो मुझसे कहा मंत्रों का जाप करने को कहा है, आपको तो सब पता था। तब मैंने कहा कि मुझे पता है, मैंने तुमसे कौन सा जाप करने को कहा था। मैंने भाभी को जवाब दिया, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी छीन ली और जब टोकरी का ढक्कन हटाया तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चीख कर बोली, भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ ना हुआ, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला बिच्छू बैठा था। इतना बड़ा बिच्छू किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में हमें पता चला कि वह बिच्छू ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसे 1 मिनट में ही मौत आ जाए। मैंने भाभी से पूछा कि इसे तुमने अपने पास क्यों रखा है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो यह सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, ये तो बस मंत्रों की जाप की वजह से ही मैंने इसे अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊं कि इस मंत्रों के जाप के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। यह कहते कहते भाभी का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी घबराहट से साफ पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। माँ ने कहा कि मैं नहीं मानती, तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और यह बिच्छू मंत्रों के जाप के लिए तो है ही नहीं, सिवाय मौत के इससे किसी भी बुरी शक्ति का निवारण नहीं हो सकता। इससे सिर्फ किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ की आखिरी बात ने ही हम सबको चौंकाना कर दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही मेरी सभी भाभीियों को मारा था और इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ ना कहा। उनसे बिच्छू लेकर छोटे भाई से कहा कि जाकर किसी जंगल में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को देकर आओ और इसे मारने की गलती ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि मरने से पहले यह तुम्हें डस ले, जिससे कि तुम्हें कुछ हो जाए। भाई वहां टोकरी लेकर सीधा घर से बाहर चला गया।
और हम सब लोग अपने-अपने कमरों में जाकर लेट गए। अगले दिन जब सब लोग उठे, तब तक सबको यह पता हो चुका था कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए 1 हफ्ते बाद माँ ने अपनी तहकीकात जारी रखी। मैंने एक डॉक्टर को बुलवाया, उससे उस बिच्छू का ज़िक्र किया, सारी बात बताई और उससे पूछा गया, तो वह कहने लगी कि आपकी दोनों बहुओं की मौत किसी बिच्छू के काटने से ही हुई थी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाभी ऐसा कर सकती है। हमारी सोच से ये परे था कि वह औरत इस दर्जे का घटिया काम भी कर सकती है। जब भाभी से इस बात का सच उगलवाया गया, तो उनको बड़े भाई की मौत के बाद से छोटे भाई से शादी करने की इच्छा थी, क्योंकि भाई के जाने के बाद भाभी के मुश्किल समय में मेरे भाई ने उनका बहुत ख्याल रखा था और उन्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। तभी से भाभी का दिल मेरे दूसरे भाई पर आ गया था और वो ही नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो। इसलिए उन्होंने मेरे भाई की दोनों पत्नियों को शादी की पहली रात ही खत्म कर दिया था। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए भाभी इस हद तक गिर सकती हैं। हालाँकि हम सब ने उनको इज़्ज़त दी, मान दिया और अपने घर में एक बहुत ऊँचा सम्मान दिया और इस तरह रखा कि वह विधवा हो जाने के बाद भी किसी को विधवा ना लगे। कभी उनमें और अपने में फ़र्क ना किया। मगर उन्होंने एक बड़ा जुल्म किया था, क्योंकि कत्ल-जुल्म कोई छोटा-मोटा जुर्म नहीं था। इसकी सज़ा तो माफ़ी के काबिल हरगिज़ ना थी, मगर हम विधवा होने की वजह से उन पर यह इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने-कचहरी के चक्कर लगाना नहीं चाहते थे। माँ कहती, इस औरत को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। इसके लिए सज़ा वो खुद देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और वह कुदरत के फैसले का इंतज़ार करेंगी। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। इनको कानूनन कोई न कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया और घिनौना काम इन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया था, वह माफ़ी के काबिल नहीं था। लेकिन अब माँ ने उनको घर से निकाल दिया। पता नहीं वो कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमें उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए थी या उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए था? अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।